दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था के 113 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप सबसे पहले जानते हैं 1969 में किया गया था। इसमें आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद दोस्तों 1980 में राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जिसमें आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे कि प्रथम चरण जो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसमें किसका नहीं किया गया था? विजया बैंक का नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बोला गया कि भारत की बताइएगा पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं? बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर का देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? किसे हम गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं? हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए आप जानते होंगे योजना आयोग जो आपका है, जो योजना आयोग आपका है, योजना आयोग की जो स्थापना है कब हुई थी? अगर कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? स्थापना आपकी हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी, याद रखिएगा। और जो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी, पहली जो योजना आपकी चली थी पंचवर्षीय योजना, वो आपकी 1951 से स्टार्ट हुई थी। 1951-56 चली थी। स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बिल्कुल। इसके बाद 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से आपका क्या आ गया? नीति आयोग आ गया है। इसकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया है, याद रखिएगा। अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि पंचवर्षीय योजना के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, अगर हम आपसे पूछ लें, देखिए पंचवर्षीय योजना जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें आपके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेंगे। लेकिन अगर हमने पूछ लिया कि बताइए कि पंचवर्षीय योजना के यानी, अरे ऐसे पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने आपसे पूछ लिया कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष बताइए, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, देखिए पहले अध्यक्ष तो आप जानते ही हैं, हमने अंतिम पूछा है। पहले तो आप जानते ही हैं, पहले कौन थे भैया? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। हमने पूछा है अंतिम बताइए कौन अध्यक्ष थे? अंतिम आपके थे, हाँ, पीएम मोदी आपके थे। मतलब पीएम तो है ही, यहाँ पे लगाइए। प्रधानमंत्री आपके कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। ये आपके अंतिम थे आपके। इसके बाद ये नीति आयोग के बन गए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपकी जो थी ना, कौन सी योजना थी? यहाँ पर जवाब किसी का आया है? देखो यहाँ पर काफी लोगों का आंसर सी आ रहा है। कई बुकों में भी आपने देखा होगा तीसरा दिया हुआ है ना, कई जगह मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपका होगा चौथी पंचवर्षीय योजना होगी, क्योंकि गाडगिल योजना आपकी 1969 में आई थी। और 1969 में आप जानते हैं 1969 से लेकर 1974 तक आपकी चली थी चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन चली थी? चौथी चली थी। चौथी चली, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी कब चली थी? तीसरी 1900 आपकी चली थी 61 से लेकर 1966 तक। और गाडगिल योजना आपकी 1969 में आई है, इसलिए चौथा लगाएं। कई बुकों में आपको मिलेगा जो कि तीसरा आंसर दिया गया है, ठीक है ना, कई बुकों में दिया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 3 नंबर पूछा गया है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद के द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दिया गया था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर बताया गया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर हमने पूछा है। ये अधिनियम एक्ट आपका कौन सा? 61 है, याद रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना जानते ही हैं। इसकी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में स्थापना हुई थी नाबार्ड की। 1982 डेट याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा? किस अधिनियम? बताइएगा। भारत में जो राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार है, जीएसटी जानते ही हैं आपका 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से जो आपका है जीएसटी क्या है आपका लागू हुआ। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? अगर कोई आपसे मान लो पूछ ले तो क्या बताओगे? 1 जुलाई को। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? असम में। सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ था? असम में लागू हुआ था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? असम में हुआ था। ये कौन संविधान संशोधन है? 101वां
101वां संविधान संशोधन कई बार करा चुके हैं, संविधान संशोधन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बताइए किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, 4 नंबर बताना है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? हाँ, केलकर इस टास्क फोर्स, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है, केलकर टास्क फोर्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, देखिए दुग्ध क्रांति के जगह चरण की हम बात करेंगे। पहला जो चरण था 1970-80 के बीच में था, सभी को पता है इसके बारे में। इसमें लिखा है किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त घोषित किया गया था। अब देखिए ये प्रश्न जो आपका है कई बार पूछा गया है। हाँ, यूरोपीय संघ कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका है, ए नंबर होगा। अच्छा, श्वेत क्रांति के जनक भैया किसे कहते हैं? श्वेत, श्वेत क्रांति के संबंध किससे? श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के अगर हम जनक की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? हाँ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है भैया? वर्गीज कुरियन है, इनको हम श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध क्रांति से, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति के संदर्भ में बताइएगा HYV बीज क्या है जिन्हें हम चमत्कारी बीज भी कहते हैं? HYV बीज क्या है? 6 नंबर बताइएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उच्च उपज वाला किस्म, यानी हाई यील्ड वैरायटी। ऑप्शन नंबर, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाई यील्ड वैरायटी होगा, याद रखेंगे। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना किया है, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी यानी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन के द्वारा किया जाता है? वो संगठन का नाम आपसे पूछा गया है। 7 नंबर में देखिए संगठन का नाम बताना क्या होगा? उस संगठन का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, CCI। क्या नाम है भैया? CCI नाम है, याद रखेंगे, CCI। यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएंगे? CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिएगा सभी का जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, 8 नंबर बताइएगा, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में किया गया था? बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान की स्थापना जो है 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से ये स्थापना किया गया था? 8 नंबर बताइएगा आंसर क्या होगा? ये भैया RBI होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में RBI के परामर्श, बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आप लोग जानते ही हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? RBI कोई अगर पूछ ले तो क्या बताओगे? इसकी स्थापना आपकी 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अगर कोई पूछ ले राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो क्या बताओगे? राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला था, तो 2012-17 तक तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसी के पहले रहेगा 2007 से लेकर 2012। ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर लगा देना है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही है। अगला बताइएगा, इनमें से बताइएगा कौन सा आपका 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा आपका नहीं था? बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? है ना, हिस्सा नहीं था, तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर लगा दीजिए भुगतान संतुलन का समायोजन। भुगतान संतुलन समायोजन नहीं था, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 11 नंबर में देखिए पूछा गया है कि GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? बताइएगा GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? 11 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, ये कई बार प्रश्न आया, गंतव्य आधारित कर। कौन सा कर है भैया? गंतव्य आधारित कर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
गंतव्य आधारित कर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। इनमें से बताइए कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। देखिए भारतीय आर्थिक नियोजन के देखिए आपसे जनक पूछा गया है। बताइए भैया जनक कौन थे, भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कौन थे। कमेंट करिएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 12 नंबर में। ये आपके थे एम विश्वेश्वरैया। विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वो बहुत सफल रहा। बताइए कौन सा सफल रहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में बताना है। हाँ यहाँ पर आपको जो सफल था योजना कौन सी सफल थी आपको बताना। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ 7वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइएगा भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ पर स्थापित किया गया था। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ पर स्थापित किया गया था। 14 नंबर ये कहाँ पर किया गया था, याद रखिए कांडला गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, हाँ कांडला बंदरगाह कहाँ है, आप तो पढ़े ही होंगे, आपका एक बंदरगाह भी है कांडला गुजरात में, इसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बताइएगा कि अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। इनमें से बताइए कौन शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था, कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बात करेंगे बेंगलुरु नहीं था, बाकी सब थे। बेंगलुरु यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिनका भी आंसर बेंगलुरु आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बहुत बार प्रश्न आया ये। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा बहुत बार प्रश्न आया, हैदराबाद में आपका है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, हैदराबाद। इसको रट लीजिए, कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया इनमें से बताइएगा कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार आपका नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए वाणिज्यिक बैंक तो आपका होगा क्योंकि डिपॉजिटरी संस्थान की बात कर रहे हैं। नाबार्ड तो ग्रामीण बैंक है, तो यही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा दीजिए आपको बी नंबर। नाबार्ड बैंक आप जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, अभी हमने बताया था। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, स्थापना अभी हमने जस्ट बताया था आपको 1982 में। स्थापना क्या लिख दिए, स्थापना आपकी 1982 में हुई थी। गन्ने का उचित एवं लाभकारी जो मूल्य है एफआरपी जिसे आप कहते हैं, एफआरपी कौन मंजूरी देता है, कौन मंजूरी देता है, ये आंसर क्या होगा बताइएगा। गन्ने के उचित एवं लाभकारी जो मूल्य है एफआरपी को जो मंजूरी देता है वो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है वो क्या देती है, एफआरपी की मंजूरी देती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सा एक भारतीय श्रम कानून, कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी राइट टू वर्क की गारंटी देता है। देखिए राइट टू वर्क यानी 100 दिन का जो काम देने की जो गारंटी देता है वो आपका मनरेगा देता है, जिसको आप क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। हाँ जिसे आप मनरेगा कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही आंसर आपका है। बताइएगा स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है। स्वर्ण क्रांति की हम बात कर रहे हैं, सिंपल जवाब है। आप कहेंगे सर ये लगा दीजिए बागवानी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से बताइएगा किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित किया था। किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित किया था। जैसा कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण लिखा हुआ है, अधिनियम 1970 है। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आंसर देते रहिए सुपर फास्ट। इनमें से बताइए किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। 21 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे, बैंकिंग कंपनियां।
बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण। याद रहेगा सभी को। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइएगा, 1991 में नई आर्थिक नीति 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम बताइएगा, इनमें से कौन सा था। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। आपको देखिए यहां पर बताना है आंसर क्या होगा। ये आपका जो प्राथमिक परिणाम का जो इनमें से लिखा है ना, पहल, निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था, वैश्वीकरण था। आपका विकल्प आपका क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। चलिए, आज कमेंट काफी कम लोग कर रहे हैं, क्या बात है। बताइएगा, इनमें से बताइए किसे भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं। देखिए, भारत में हम पूछेंगे हरित क्रांति के जनक, तो आपको बताना है एम एस स्वामीनाथन। क्या बताना है, एम एस स्वामीनाथन। अब आपने कहा सर अगर विश्व में मान लो पूछ लेता है, अगर हमने कहा विश्व में बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है, अगर कोई विश्व में पूछ लेगा हरित क्रांति के जनक है तो क्या बताओगे, नॉर्मन बोरलॉग। कौन है भैया, नॉर्मन बोरलॉग। याद रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग है। अगर हम विश्व में पूछेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग बताइएगा, भारत में पूछेंगे तो एम एस स्वामीनाथन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति के जनक भैया वर्गीज कुरियन है, वो ऑप्शन नहीं होगा। नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। कौन से विकास के मॉडल के रूप में जानते हैं, 24 नंबर हमने पूछा है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतया कह रहे हैं एलपीजी। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, मतलब उसमें कम से कम आपको मिनिमम बताना है कि कितनी पूंजी जो है ना सरकार के अधिकार में होती है, तो हम ये बोल देंगे कंपनी सरकारी है। कितनी पूंजी होती है भैया कम से कम सरकार के अधिकार में होती है, 51%। याद रखिएगा, 51% अगर आपका सरकार के अधिकार में होती है पूंजी, तो समझिएगा सरकारी कंपनी की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था इसमें कौन सी है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या संस्था बोला गया, शीर्ष संस्था कौन सी है, उसका नाम है आपका नाबार्ड। जब कभी भी ग्रामीण क्षेत्र से कोई बैंक की अगर बात होती है, नाबार्ड ही तो आपका मैनेज कर रहा है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का, ये ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा बैंक भी है नाबार्ड। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा बताइए इनमें से किस 64 पॉइंट समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। देखिए आपको यहां पर बताना है किस 64 पॉइंट समस्या को की ओर ध्यान दिया गया था, है ना। भारतीय रुपए का मूल्यह्रास, हाँ मूल्यह्रास लिखा है, ये नहीं है आपका, ठीक है ना। आर्थिक नीति की असफलता भी है, विदेशी मुद्रा में संकट भी है, यानी आल ऑफ दीज लगाइए। आल ऑफ दीज क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। हाँ, किस 64 समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, ये सभी प्रकार की है, आल ऑफ दीज लगाइएगा। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। हॉलमार्क देखिए, लोगों का लोगो एक हॉलमार्क नहीं होता, हॉलमार्क है, ये लोगो है। लोगों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपने देखा होगा हॉलमार्क लगा रहता है, तो इसका उपयोग बताना है किसके लिए किया जाता है। 28 नंबर, तो ये आपका होता है जेवर, है ना। विकल्प आपका क्या होगा, जेवर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइएगा कि 1969 में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 में, ये तो हमने अभी आपको बताया था। 1969 में 14 बैंकों को हुआ था और 1980 में आपका 6 बैंकों को हुआ था। 1980 में कितने बैंकों को हुआ था, 6। 1969 में कितने हुआ था, 14। याद रहेगा सभी को। चलो 30 नंबर बताइए। चलिए 30 नंबर का सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। प्रश्न हमने पूछा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग जो है विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। 30 नंबर बताइएगा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। जिनका भी जवाब आया है डी नहीं, मेट्रो परिवहन नहीं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन होगा।
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग जो है विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, 3 नंबर आपका सही है। योजना आयोग के भैया अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछेंगे तो भैया आपको प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी अध्यक्ष थे आपके। अब तो योजना आयोग तो खत्म हो गया है। योजना आयोग के मैंने बताया था ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी, अभी बताया था हमने। चलिए यहां पर बताइएगा, हाँ अंतिम उपाध्यक्ष पूछा गया है तो यहां पर होगा श्री मोन्टेंग सिंह अहुलिया, बिल्कुल सही आंसर आपका है। देखिए जिनका भी जवाब आया है ना बिल्कुल सही आंसर दिए, एक बार देख लीजिएगा सभी का आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल देख लीजिएगा सभी का आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? देखिए कौन सा क्षेत्र आपका भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र आपका है। देखो प्राथमिक क्षेत्र जो आपका है ये कृषि क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र में आपके उद्योग वगैरह आते हैं, और तृतीय क्षेत्र जो आपका होता है, तृतीय क्षेत्र आपका आता है सेवा क्षेत्र। ये कौन सा होता है? सेवा क्षेत्र होता है। द्वितीय का आपका क्या होता है? उद्योग क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है कृषि क्षेत्र। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से बताइए किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? बताइएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था भैया, आरंभ स्थल के रूप में वो आपका था पंजाब। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जानते हैं? उसे हम क्या कहते हैं आपको बताना है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रूड कहते हैं, अशोधित जन्म दर कहते हैं, है ना। 1000 लोगों पर अगर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को हम जानते हैं, क्रूड के नाम जानते हैं, क्रूड जन्म दर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से बताइएगा कौन एक वाणिज्यिक बैंक आपका नहीं है? देखिए वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने, बताना है कौन सा नहीं होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ना सिडबी, ध्यान से देखिए सिडबी आपका नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताइएगा कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को जो अंतिम स्वीकृति है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अंतिम भैया दिया गया था आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 36 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां लिखा है कि क्षेत्र से संबंधित होती हैं। मतलब आपको ये बताना है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश जो गतिविधियां हैं किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं, और ये आपका हो जाएगा भाई प्राथमिक क्षेत्र से होती है। विकल्प आपका ए सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत हमारा कैसा है? कृषि प्रधान देश है आपका। बताइएगा इनमें से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? देखिए हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, ये सभी है। आल आप दीज लगाइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला बताइएगा, यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है 39 नंबर। 39 नंबर में पूछा गया है कि बैंक दर का क्या अर्थ होता है? बैंक दर का देखिए अर्थ बताना है क्या होता है। देखिए बैंक दर का हमने अर्थ पूछा है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। देश के जो केंद्रीय बैंक के द्वारा अगर ली जाने वाली आधिकारिक जो ब्याज दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैंक दर बोलते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा है ना, वही चीज। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइएगा, यदि आरबीआई नगद के कोषानुपात को घटा दिया जाए तो बताइएगा साख सर्जन पर क्या इसका असर होगा?
40 नंबर हमने पूछा, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, यदि आरबीआई के नगद कोषानुपात को अगर घटा दिया जाता है तो बताइएगा साख सर्जन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। ये बढ़ जाएगा भैया, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। विकल्प आपका सी नंबर होगा। अगर नगद कोषानुपात को घटाएंगे तो साख सर्जन पर क्या होगा? बढ़ जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताइएगा, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। बताइए, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? संसाधनों पर किसके अधिकार होंगे? निजी अधिकार होंगे। और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ये भैया आपका पूंजीवादी हो जाए। कैसा होगा? पूंजीवादी। हाँ, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, 100 रुपए के नोट पर भैया किसका हस्ताक्षर होता है? 100 रुपए के नोट देखे होंगे आप लोगों ने। हस्ताक्षर का नाम पूछा है तो कहेंगे आरबीआई गवर्नर होता है। सिक्कों में होता है भैया वित्त सचिव का। ठीक है ना? आरबीआई गवर्नर यहाँ पे बिल्कुल सही है। नोट पे आरबीआई गवर्नर। फेमा बताइए, फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेमा एक एक वाशिंग पाउडर आता था, फेना करके आता था। बड़ा टीवी में प्रचार आता था, वाशिंग पाउडर फेना करके था। शायद ये फेमा है, ये फेना है, वो फेमा था। चलो बताइए फेमा क्या होता है? 43। ये आपका होता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। जिनका भी बी आया है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? आपको बताना है 44 का आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा, हाँ बताइए 44 का आंसर क्या होगा? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर क्या है? अनुमानित प्राप्ति। विकल्प आपका यहां पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? कई बार बता चुके हैं। हाँ, कौन सी है बताइएगा। 45 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? अभी हमने बताया था, ये तृतीय क्षेत्र का पार्ट है। प्राथमिक में कृषि आता है और दूसरे में आपका उद्योग वगैरह आता है। श्वेत क्रांति के जनक, कितना आसान प्रश्न पूछ लिया गया, वर्गीज कुरियन। कृषि उत्पादकता बेचने के लिए नया मंच भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच का नाम क्या दिया गया है? इस नए मंच का नाम क्या दिया गया आपको बताना है। हाँ, 48 नंबर का जवाब दीजिएगा, क्या होगा? ये भैया आपका है RAKM, रकम, है ना? ई रकम क्या है भैया? ई रकम है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, ई रकम होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक प्रश्न आप बताइएगा कि भारत में जो आर्थिक सुधार है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? कोई प्रश्न का आंसर बता सकता है? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे ना, आपको बताना आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, पीवी नरसिम्हा राव कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे भैया? पीवी नरसिम्हा राव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पीवी नरसिम्हा राव थे 1991 के। सही बता रहे हैं ना, देख लीजिएगा।
48 नंबर का कौन सा 48 नंबर था? हाँ, पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? अधिक अन्न उपजाऊ अभियान भैया कब शुरू किया गया था? और यहां पर देखिए पूछा गया है 49 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? वैश्विक, यहां बताइए अधिक अन्न उपजाऊ अभियान भैया किस वर्ष में आपका? 1948, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब था। सरकार के द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? ये किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? कृषि उत्पाद को बेचने के लिए भैया, कृषि उत्पाद को बेचना है तो ई रकम नया पोर्टल शुरू किया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? है ना, पहली ये पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया गया था पहली बार। आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? उनका नाम था भैया जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था? अब एम के स्टालिन तो अलग बात है, वो तो तमिलनाडु के सीएम है ना। ये जोसेफ स्टालिन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा इन सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। औद्योगिकीकरण हो जाएगा भैया, औद्योगिकीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला बताइएगा कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको पता है 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, सभी को पता है इस चीज के बारे में। 53 नंबर क्या होगा बताइएगा? कह रहा है तेज, सतत और अधिक अधिक सम्मिलित विकास। तेज भी है, सतत भी है, अधिक सम्मिलित विकास भी है, विश्वसनीय नहीं, सतत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ को नारा भैया किसके समय दिया गया था? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ना। कौन सी योजना थी? 5वीं? चलो 5वीं थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है आप सब जानते ही होंगे। ऐसा मतलब एक सार्वजनिक क्षेत्र के साथ जब निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है ना, उसको बोलते हैं मिश्रित। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ जो आपका निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगला बताइएगा आयात निर्यात बैंक भैया कब स्थापित हुआ था? कमेंट करिएगा राइट आंसर क्या होगा। आयात निर्यात एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था? कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सुपर फास्ट देखिए यहाँ पर आंसर बताना है क्या होगा। आयात निर्यात बैंक 56 का कह रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। अच्छा डी लगा दे, 56 का डी है, डी कहां से हो गया? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। गलत आंसर बता रहे हैं, डी नहीं होगा। 1982 आयात निर्यात बैंक जो स्थापित हुआ था कब हुआ था? 1982 में हुआ था। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम दिया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम दिया गया था? तो आप कहेंगे भारतीय स्टेट बैंक। विकल्प आपका डी नंबर होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से बताइएगा कौन सा श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान के लिए नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है? बताइएगा इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। स्वायत्त संस्थान है, आपसे पूछा गया, आपको यहां पर जवाब देना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा। चलिए यहां पर जवाब भी हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए, पहला विकल्प NILERD लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान होता है। याद रखेंगे ना, बिल्कुल सही है। हाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, अभी प्रश्न हाल ही में पूछा गया था। बताइए 5वीं योजना का अंतिम मसौदा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और गेहूं के थोक व्यापार पर सरकारी नियंत्रण की विफलता के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति से उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये किसके द्वारा तैयार किया गया था आपको बताना है। ये तैयार किया गया था आपका डीपी धर। 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर पे आधारित है ना, ये डीपी धर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र की स्थापना
यूएनडीपी यूएनआईडीओ और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था, अभी रिसेंटली एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? सुगंध एवं स्वाद विकास बैंक एफएफडीसी की स्थापना भैया कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? बताइए। ये स्थापना भैया 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1991 में। बताइए इनमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित आपका है? नीली क्रांति मछली मत्स्य उत्पादन सही है, श्वेत क्रांति डेयरी दुग्ध उत्पादन सही है, पीली क्रांति तिलहन से है, लाल क्रांति मांस टमाटर वाला आ गया, ये उर्वरक वाला कहां से आ गया? ये गलत है आपका। पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हरित क्रांति के दौरान सरकार के द्वारा स्थापित अनुसंधान संसाधनों ने क्या भूमिका निभाई? हरित क्रांति के दौरान सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों ने क्या भूमिका निभाई? 62 नंबर देखिए आपको बताना है, क्या भैया भूमिका निभाई थी? बताइए भूमिका क्या निभाई थी? उन्होंने ग्रीन हाउसों के लिए HYV लिखा है, सॉरी HYV लिखा है, बीज विकसित किए थे, है ना? कौन से बीज विकसित किए थे? HYV। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही था। लीड बैंक योजना किस अध्ययन समूह समिति आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया था, जिसने वाणिज्यिक बैंकों की उपस्थिति और ग्रामीण अभिविन्यास की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला था? बताइए, ये सब प्रश्न अभी हाल ही में पूछे गए हैं, अभी पूछे हुए प्रश्न आपके करा रहे हैं। बताइए इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा आपका गाडगिल अध्ययन समूह। क्या आंसर है? गाडगिल अध्ययन समूह। लीड बैंक योजना किस अध्ययन समूह की सिफारिश पर शुरू किया गया था? गाडगिल अध्ययन समूह। कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से लेकर 1949 तक कानून बनाए थे। आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए, यहाँ पे कौन सा लगाए बताइए? कह रहे हैं धारा नंबर 100 लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है धारा नंबर 100 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है अगला प्रश्न आपसे कि उच्च न्यायालय, है ना, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, अब आपको दिखेगा अच्छे से। बताइए उस उच्च न्यायालय का नाम बताइएगा जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री का चैनल अलग करता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो आपको ये बताना है, पेट 2023 में प्रश्न आपका आया भी है, और उस उच्च न्यायालय का नाम भी बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भैया? कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा ना। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद के द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? देखिए यहाँ पर आपको बताना ये कब पारित किया गया था। आपको कमेंट करना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। बताइए कब पारित किया गया था, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और ये जो पारित किया गया था आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और ये जो आपका पारित किया गया था ना, कब किया गया था? कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर लगा दिए, दिसंबर 1992 में। हाँ, दिसंबर 1992 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला बताइएगा, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था, है ना? कौन सा अधिनियम आपका प्रस्तावित किया गया था, आपको बताना है। यहाँ पे हमारे भी जवाब आ चुका है 4 नंबर का। कह रहे हैं सर अधिकारों का बिल, बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल विवाद तो आपका लाल रिपन के टाइम का समय है ना? वो तो 1883 के टाइम का है, तो वो तो आपका है नहीं। अधिकारों का बिल है, ऑप्शन क्या होगा? अधिकारों का बिल। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय, कौन सा आपका लिखा हुआ है ना, एक भारतीय श्रम और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है। देखिए राइट टू वर्क की गारंटी देता है। 5 नंबर में बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। 5 नंबर का देखिए आंसर देना है। आंसर हमारे बीच आ चुका है।
हाँ 5 नंबर का जवाब दीजिएगा। कह रहे सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है जिसमें 100 दिन की भैया गारंटी मिलती है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, देखिए सब 2023 में ही पूछे गए हैं। आज जो हमने लिया है क्वेश्चन 23 प्रीवियस ईयर है आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार। ये तो करा ही चुके हैं, फिर से आ गया, कितनी बार आएगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, बार बार आ रहा है। अगला बताइए 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया है, कमेंट करिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और यहाँ पे लिखा है डैश डैश। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया गया है। कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए यहाँ पर बी नंबर, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, बहुत बार कराए हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। अब ये 23 में तो आ ही चुका है, अगर ये 25 में प्रश्न आ गया तो मान लीजिए कि 99% लोग होंगे जो प्रश्न का आंसर दे देंगे, उनमें 1% की संख्या होगी जो इस प्रश्न का आंसर नहीं जानते होंगे। 99% लोग इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। अगला बताइएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं। अन्य मामले शामिल हैं 8 नंबर का बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करते रहिए, यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है आपके सामने कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं। कह रहे हैं सर अध्याय नंबर 2 लगा दीजिए, लगा दे, बताओ कितने लोग कह रहे हैं अध्याय नंबर 2 लगा दीजिए। अध्याय नंबर 2 जो है आपका, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें समान दरों पर पारिश्रमिक के भुगतान और अन्य संबंधित मामलों का प्रावधान है, याद रखिएगा। देखो अध्याय नंबर 2 में धारा नंबर 4 इसी बात को स्पष्ट करती है कि जो नियोक्ता का कर्तव्य है कि चाहे वह पुरुष को नियुक्त करे या महिला को, इनको समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाए। वो अलग बात है कि आज महिलाओं को थोड़ा पैसा पुरुषों के अपेक्षा कम देते हैं, लेकिन समान देना चाहिए। ये आपका अध्याय नंबर 2 में धारा नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, धारा भी याद रखो, अध्याय तो पढ़ ही लियो, धारा भी याद रखो, मान लो अगली बार धारा पूछ ले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत भेज सकते हैं। 9 नंबर का बताइएगा, ये अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा है बताइएगा। कह रहे हैं सर सी नंबर लगा दीजिएगा, अनुच्छेद नंबर 175। अनुच्छेद नंबर कितना है, 175 है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से बताइएगा कौन जिला, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेश, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है ना। यहाँ पर देखिए डेटाबेस प्रदान करता है, आंसर क्या होगा, कौन अधीनस्थ। देख रहे हो पेपर पेट में आया है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी उठा लाए, आपके सामने लिखा है कौन शिफ्ट में आया है, कौन सी तारीख को आया है, कौन से महीने को आया है, कौन से ईयर को आया है, सब लिखा हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कई बार एग्जामिनर क्या होता है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न रख देता है, उसको क्वेश्चन नहीं मिलते नहीं है। कई बार आपने देखे होंगे बहुत एग्जामों में प्रीवियस ईयर रख देता है, इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर करवा दे रहे हैं ताकि ये न रहे कि हमने पढ़ा नहीं था। यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रेड, विकल्प आपका डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 11 नंबर बताइएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है ये कब किया गया था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन की हम बात कर रहे हैं। हाँ, इसका उद्घाटन कब किया गया था, डेट याद रखिएगा 28 जनवरी 1950।
28 जनवरी 1950 डेट याद रखिएगा। इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट का क्या है, उद्घाटन आपका हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। इससे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? इससे पहले जो लागू किया गया था राजस्थान में, वो जिले का नाम क्या था? तो आप कहेंगे सर नागौर। क्या है जिला? नागौर। यहां पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। नागौर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया जा रहा है। और तैयारी ऐसी होनी चाहिए जैसे आप लोग आंसर दे रहे हैं। काफी अच्छे आंसर आपके आ रहे हैं, बहुत मतलब मोस्टली सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो इसका मतलब तैयारी जो है आपकी ठीक ठाक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान बताइएगा किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? देखो ये भी पेट 2023 में आपका पूछा गया था। आपको बताना है आंसर यहां पर क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ, कौन से बैंक का नहीं किया गया था? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब आ चुका है। यहां पर कह रहे हैं सर विजया बैंक का नहीं किया गया था। विजया बैंक से कोई दुश्मनी थी क्या इनकी? विजया बैंक को नहीं किया था, बाकी सब बैंक कर दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए इनमें से बताइए कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? बताइएगा आंसर क्या होगा। कौन सी विशेषता जो है राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? 14 नंबर का जवाब क्या होगा? 14 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं सर महाभियोग की शक्ति कह रहे हैं। महाभियोग की शक्ति कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही आंसर है। देख लीजिए 14 नंबर का क्या आ रहा है? डी नंबर आ रहा है सभी का। हाँ, महाभियोग की शक्ति। अगला बताइएगा भारतीय संविधान के, यहां पर प्रश्न बताइएगा भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा विधानसभा के एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया है? अभी हमने बताया था 104वां संशोधन 2019, विकल्प नंबर सी। अगला बताओ भारतीय संविधान का बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, बताइए आंसर क्या होगा। ये करता है भैया आपका अनुच्छेद नंबर कितना है? 167 है। अनुच्छेद नंबर कितना है? 167 है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। जो लोग बाद में आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, है ना, और जवाब भी देते रहिए। जवाब भी देते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगला बताइए आपके सामने 17 नंबर लिखा हो, देखो 2023 के ही है प्रश्न ये। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था आपका, ये किया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 18 नंबर बताइए किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं? 20-21 को छोड़कर, 20-21 को छोड़कर निलंबित कर सकते हो। यह अनुच्छेद नंबर किसमें? 359 में प्रावधान है, कई बार करा चुके हैं। भारत की बताइएगा संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन आपका शामिल नहीं है? भारत की संघ कार्यकारिणी में बताइए कौन शामिल नहीं है? 2022 में पूछा गया था ये। कौन शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे सर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, बाकी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब शामिल है। संघ की बात कर रहे हैं तो राज्य के होते हैं, संघ तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में, बताइएगा आंसर क्या होगा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 20 नंबर बताइएगा आंसर क्या होगा। 20 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। और 20 नंबर का आ गया अनुच्छेद नंबर 124। अनुच्छेद नंबर कौन सा? 124 है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। बताइएगा डैश डैश लिखा है के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है किसके पास है? 21 नंबर बताइएगा। 21 नंबर में आपका है भैया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन्हीं के पास शक्ति है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा। यहां पर पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है, आपको यहां पर बताना है। आंसर यहां पर क्या होगा? 22 नंबर।
22 नंबर में कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है गृह मंत्रालय, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या है, गृह मंत्रालय के है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आंसर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है आपका, गृह मंत्रालय हो जाएगा भैया, गृह मंत्रालय। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, ये किसको है, तो ये जो आपका है ना, ये दोस्तों आपका किसका है, ये आपका संसद के पास है। विकल्प आपका बी हो जाएगा। इनमें से बताइए कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण आप पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 29 और किसमें पढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए 24 का आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 29 में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर यहाँ पर क्या है, 29 आपका हो जाएगा। अगला बताइएगा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में बताइए कौन सा नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था आपका ना, वो बताइए आंसर क्या होगा, 25 नंबर। तो वो जोड़ा गया था समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं यहाँ पर क्या जोड़ा गया था, निःशुल्क विधिक सहायता। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य है। देखिए मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा गया है, 26 नंबर में बताइए आंसर क्या होगा। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सब है। अखंडता एकता की रक्षा करना, ये सभी। आल आप दीज लगा दीजिएगा। 2002 अनुच्छेद नंबर 245 के अनुसार बताइएगा संसद, संसद का कार्य क्या है। संसद का कार्य हमने पूछा है, तो संसद का कार्य क्या है, कानून बनाना क्या है, संसद का कार्य है अनुच्छेद नंबर 245 के अनुसार। अनुच्छेद नंबर 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है, कानून बनाना। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, कई बार बता चुके हैं, 28 नंबर। सरकारिया जो आपका आयोग है ना, किससे संबंधित है, ये दोस्तों आपका केंद्र और राज्य से संबंधित है। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गया है। अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया है, कई बार बता चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 में बताइएगा क्या आपका शामिल है। 19 नंबर में आपको बताना है आर्टिकल 19 में क्या शामिल है। तो याद रखिएगा इसमें आपका शामिल है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। संवैधानिक उपचारों को तो आपका अनुच्छेद नंबर 32 में, ये तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। शोषण के विरुद्ध आपका कितना है, 23-24 है आपका। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा संसदीय संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, 31 नंबर बताइएगा। आपसे देखिए पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, लिखा हुआ है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति आपकी उत्तरदायी होती है, 31 नंबर बताइएगा। तो ये आपकी होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानमंडल कह रहे हैं। हाँ 31 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति होती है, आपका आंसर क्या होगा, विधायिका यानी विधानमंडल। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है विधायिका। इनमें से बताइए कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता आपकी नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, 32 नंबर बताइएगा। तो इसमें लिखेंगे लिखित विस्तृत संविधान, एकल नागरिकता, ये सब है। द्विस्तरीय सरकार नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, 32 नंबर का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 3 स्तर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लिखा हुआ है वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। 34 का आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, राजनीति के जो निदेशक सिद्धांत है ना, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। 34 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से बताइएगा किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य आपके भाग नंबर किसमें रखे गए हैं, 4 के का में रखे गए हैं। सिंपल सा बात है, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ए नंबर। 35 नंबर का ए हो जाएगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर बताइएगा 343 किससे संबंधित है? 343 किससे संबंधित है? 36 नंबर बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा। 36 नंबर कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक को देखिए परिभाषित किया गया है, कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर आपका जो है मनी बिल, अनुच्छेद नंबर 110। कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही उम्र है? देखिए सेवानिवृत्ति की आपको सही उम्र बताना है, आंसर क्या होगा? कह रहे हैं सर 65 वर्ष लगा दीजिए, 38 नंबर का, बिल्कुल सही बता रहे हैं। भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? आपको बताना है 39 नंबर में क्या होगा? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? 39 नंबर बताइए। ये आपका शामिल है भैया, राज्य सूची में आपका है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रची गई है? पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रची गई है आपको बताना है। ये आपका किसमें आता है? 40 नंबर बताइएगा। 40 नंबर कह रहे हैं सी, हाँ ना, बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर 40, हाँ, राज्य नीति निर्देशक तत्व में आता है। 36 से 51 में नहीं पढ़ते हैं। भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। शिक्षा का अधिकार जो आपका है, यहाँ पे लिखा है एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। किससे संबंधित है आपको बताना है। 41 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 41 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 का ए में है। 21 का ए में क्या है? शिक्षा एक मौलिक अधिकार हमारा आपका है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बताइएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसने किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? 42 नंबर बताएंगे। तो 42 नंबर का आपका जवाब क्या होगा बताइए। ये रखा था भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बताया गया है? अभी कराया ही था, फिर आ गया देखो। अनुच्छेद नंबर कितना बताया था? 29 नंबर बताया था आपको। अगला बताइएगा, भारत के संविधान में से बताइए इनमें से क्या राज्य सूची में आपका शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है आपका यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता। ये आपका राज्य सूची में नहीं है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ये आपका नहीं है। बाकी पुलिस, जेल और कानून और व्यवस्था ये सब आपके राज्य सूची में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से बताइएगा क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? 45 नंबर बताइएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इसमें देखिएगा आपको बताना है कौन सी नहीं है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण लिखा है, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, है ना। यहाँ पर देखिए 45 नंबर में आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमेंट करिएगा। आसंगी विशेषता नहीं है, आपको बताना है। देखिए द्विशासन, द्विसदनी ये सब हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका लिखा है ना अर्ध संघीय संरचना, ये नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। 2021 में प्रश्न आ भी चुका है आपका पेट 2021 में। बताइए इनमें से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो ये आपका जो है आर्थिक न्याय की बात हम करेंगे तो भाग नंबर आपका 4 नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं, भाग नंबर आपका 4 में है। अनुच्छेद की बात करेंगे 36 से 51, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, भाग नंबर 4 में आता है आपका ये। अनुच्छेद की बात करेंगे तो कितना बताएंगे? 36 से 51, 36 से 51 बताएंगे। कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड। भारतीय संविधान का बताइए कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अभी बता रहे थे, अनुच्छेद नंबर 40। त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का विचार किसने रखा था? 48 नंबर बताइए किसने रखा था? तो ये रखा था भैया बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 32 में आता है। 32 किसमें आता है? मौलिक अधिकार में आता है, आप आराम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, यहाँ पर मिलान करिएगा। 50 नंबर में क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है ना। चलो मिलान करिए और आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 50 नंबर का देखिए उचित मिलान करिए। चलिए 50 नंबर में देखिए मिलान करना है। 50 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। चलिए 50 नंबर में देखिए आपको क्या करना है? मिलान करना है, आंसर क्या होगा बताइएगा। हाँ, इसके ऑप्शन नहीं दिया गया है वो अलग बात है, बट आपको मिलान करना है। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले क्या होगा? प्रभुत्व संपन्न लिखा है, तो ये वाला आपका हो जाएगा सी। और यहाँ पर जो प्रजातांत्रिक लिखा है दूसरे का बी तो सही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये जो आपका धर्मनिरपेक्ष लिखा है, ये नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और भाईचारा आप जानते हैं कि सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर तो ऐसे नहीं दिया है, बाकी यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था CBDA। CBDA आएगा, जो कि ऑप्शन होना चाहिए, बट ऑप्शन नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया है, तो आपको मैचिंग हमने बता दिया है। और इस तरीके से जो जितने प्रश्न हमने आपको कराए हैं ना, आप देखेंगे आज के सेशन में जो हमने प्रश्न लिए थे, ये सारे के सारे पेट एग्जाम के ही थे। पेट एग्जाम में ही थे, पूछे गए थे, चाहे वो 2021 का पेट एग्जाम हो, चाहे पेट 2022 का पेपर हो या 23 को, इतने ही प्रश्न पूछे गए अभी तक पेट 2021, 22, 23 में, जो हमने आपको आज के सेशन में प्रश्न कराया है। गलती से भी अगर एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर प्रश्न रखा भारतीय संविधान से, तो समझ लीजिए आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा।